तो सुनिए वित्तीय समावेशन को उस समय हमारा कर्म साथ देता है या हमारा धर्म साथ देता है बाबा जी? बाद में। राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बारे में हम जानते हैं। यह हमारे इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं। वित्तीय समावेशन समिति, जिसका गठन 2008 में हुआ था, ने वित्तीय समावेशन को किफायती लागत पर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को के रूप में परिभाषित किया है। आधिकारिक औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की टोकरी में सामान्य रूप से बचत, प्रेषण, ऋण, सरकार समर्थित बीमा और पेंशन उत्पाद समाविष्ट है। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) अपने लक्ष्यों में से कम 7 के लिए संधारणीय विकास प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख संबल के रूप में वित्तीय समावेशन को देखते हैं। 2020 तक सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस (UFA) प्राप्त करना विश्व बैंक के प्रमुख विकासात्मक एजेंडे में से एक रहा है। वित्तीय समावेशन के क्या लाभ हैं? वित्तीय समावेशन के माध्यम से बचत और वित्तीय सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था पर इसका गुणक प्रभाव पड़ता है। यहाँ निर्धनता उन्मूलन में सहायता करता है। यहाँ सस्ते और औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच बनाता है। यहाँ नौकरियां और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। यह लैंगिक समानता और महिला आर्थिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इससे महिला आर्थिक सशक्तिकरण होता है। वित्तीय समावेशन के लिए भारत के क्या प्रयास थे? इंडियाज एफर्ट्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्रमिक भारतीय सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 1950 के दशक से कई पहल की है। जैसे कि 1956 में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1956 में 1972 में सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1956 में तो जीवन बीमा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया था और 1972 में सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। और वित्तीय समावेशन की गति देने के लिए 1969 में और 1980 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में 1969 में एक विशेष जिले हेतु व्यक्तिगत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में को लीड भूमिकाएं प्रदान करने के लिए लीड बैंक की योजना प्रारंभ की गई थी। चुने गए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बड़ा नेटवर्क रखने वाले बैंक को सामान्य रूप से उस जिले का लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस जिले में सबसे ज्यादा जिसकी शाखाएं होगी उसे लीड बैंक कहा गया। लीड बैंक की योजना इसलिए शुरू की गई थी। तदनुसार देश के सभी जिलों में से प्रत्येक को एक लीड बैंक आवंटित किया गया। लीड बैंक जिले में विद्यमान सभी बैंकों के बीच एक नेता का कार्य करती थी और उस जिले में कृषि, लघु उद्योगों आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण को प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रयासों का समन्वय करता था। लीड बैंक की योजना सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण सर्विस एरिया अप्रोच SAA पर आधारित है, जिसे 1989 में प्रस्तुत किया गया था और यहाँ सभी SCB और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू है। SAA को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004 में अपनी समीक्षा के बाद संशोधित किया। संशोधित SAA के अनुसार, जबकि SCB और RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूरल बैंक किसी भी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र है। ग्रामीण बैंक जो है वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र है। उधारकर्ताओं के पास अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए किसी भी बैंक शाखा में आने का विकल्प होता है। प्रत्येक जिले के लिए लीड बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में अधिकतम जिलों में लीड बैंक का कार्य करती है। SBI जो सबसे अधिक जिलों में लीड बैंक का कार्य करती है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी शाखा है। बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन
की एक अन्य योजना 1995 में बैंकिंग सेवाओं की कमी से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। यह योजना भारत के व्यापार करने वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू है। भारत में बैंक खाता रखने वाले कोई भी व्यक्ति एनआरआई सहित बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी शिकायत निवारण सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता। हालांकि बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश पक्षकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है और वे अपीली प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना आज भी जारी है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई बैंक वाला कुछ सुनता नहीं है, आपका जो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल पर शिकायत दायर कर सकते हैं। परंतु पहले आपको आपकी बैंक में शिकायत करनी होगी। अगर वह नहीं मानता है तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। वित्तीय समावेशन को सुधार के लिए हाल में कुछ पहले की गई थी, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुई थी 2014 में, उसके बारे में देखते हैं। 2014 में प्रारंभ की गई यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसमें बैंकों के माध्यम से आधारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले गए। 34 करोड़ से अधिक, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी बैंक खाताधारकों 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग को 12 रुपए प्रति वर्ष उपभोक्ता के न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख का नवीनीकरण और साथ 1 वर्ष का दुर्घटनावश मृत्यु सह विकलांगता आच्छादन प्रदान करती है। जो भी 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग है, उनको 12 रुपए प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता की न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख का नवीनीकरण और 1 वर्ष का दुर्घटनावश मृत्यु के लिए उनको विकलांगता जो भी वो उनके पैसे होते हैं वो प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें बैंक खाताधारकों को 18 से 50 वर्ष का आयु वर्ग है 330 रुपए प्रति उपभोक्ता के प्रीमियम पर 2 लाख का 1 वर्ष का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, स्वरोजगार और लघु व्यवसाय उद्यमों के वित्त पोषण के लिए इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था, जिससे ऋण देने वाली संस्थाएं सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक का वित्त प्रदान करती है। MSME के लिए MSME क्षेत्र ऋण संबंधी मुद्दों के विषय में बैंकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए MSME क्षेत्र का वित्त पोषण के लिए बैंकरों को राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन, नेशनल मिशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स फॉर फाइनेंसिंग MSME सेक्टर लॉन्च किया था। साथ ही उधारी की लागत को कम करने के लिए MSME हेतु ब्याज अनुदान योजना लॉन्च की गई। कृषि के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के अंतर्गत घरेलू SCB को कृषि क्षेत्र को अपने निवल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत उधार देना होगा। बैंक छोटे और सीमांत किसानों को 1.6 लाख रुपए तक अपने का संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान करेंगे। 1999 में प्रारंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटाई में खेती करने वालों शेयर क्रॉपर्स को नगद ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण है। हाल ही में पशुपालन और मछली पालन के लिए भी कृषि क्षेत्र है। लघु वित्त बैंकों के बारे में जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBS और भुगतान बैंकों ने 2015 में लाइसेंस दिए गए थे। यहाँ प्रवासी श्रमिकों, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए लघु बचत खातों, प्रेषण सेवाओं और ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 1.55 लाख से अधिक डाकघर है और 3 लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक है जो वित्तीय समावेशन की पेट बढ़ा रहे हैं। बायोमेट्रिक और विशिष्ट पहचान संख्या UID वाले आधार कार्ड ने दोहराव को समाप्त करने में सहायता प्रदान की है।
और लाभार्थियों को बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डीबीटीएस को लागू करने में सहायता की है। जनधन खातों और मोबाइल नंबरों के साथ साथ जेम, ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल ने वित्तीय समावेशन को संचालित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋणायन। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।